मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। हम फॉलो करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक को। एनसीईआरटी बुक के कोरस्पॉन्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और कोई भी स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हो, कोई भी सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो, कोई भी इंटरनेशनल बोर्ड आईसीएसई बोर्ड का स्टूडेंट हो, वो इस वीडियो को फॉलो करके फायदा उठा सकता है। तो देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। पहली क्लास से लेके 9वीं क्लास तक शायद मैथ के अंदर स्टार्टिंग के पहले 1 या 2 चैप्टर हमारे नंबर्स के बेस पे कि भाई लाइक इन 6th क्लास वी जस्ट रीड अबाउट इंटीजर्स, इन 7th क्लास वी रीड अबाउट रैशनल नंबर। चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम था? रैशनल नंबर। इसी तरीके से 8th क्लास में भी फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम था हमारा? रैशनल नंबर। 9th क्लास में जो चैप्टर था वो क्या था हमारा? नंबर सिस्टम, कंप्लीट नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा। अब ये कंप्लीट नंबर सिस्टम को मतलब कि समराइज करके 10th क्लास में चैप्टर रख दिया हमारा, जिसका क्या नाम है अपना? रियल नंबर। तो वीडियो ये चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रियल नंबर के बारे में बताना चाहूंगा कि बेसिकली रियल नंबर होते कौन से हैं, दिखते कैसे हैं। जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है रियल। रियल का क्या मतलब होता है? असली। बेसिकली हमारे मैथ के अंदर 2 तरह के नंबर होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर का मतलब ऐसे नंबर जिनको असलियत में फील कर सकते हैं इस वर्ल्ड के अंदर, जिसको असलियत में फील किया जा सकता है। बताएंगे कैसे फील करेंगे। और इमेजिनरी नंबर ऐसे नंबर जिनको हम इमेजिन करते हैं, हाँ भाई इस टाइप के नंबर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन होते नहीं है बेसिकली, लेकिन एग्जिस्ट कर सकते हैं इस टाइप के नंबर। तो 10th क्लास के अंदर हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं और 11th क्लास के अंदर जब आप 11th क्लास में होकर मैथ को चूज करोगे तो उसके अंदर हम इमेजिनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। बट फिलहाल हम 10th क्लास को कर रहे हैं तो हम रियल नंबर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं रियल नंबर। Actual definition of real number as per according to the mathematics is real number is the collection of rationals as well as irrational number। कि ऐसा collection जिसके अंदर ऐसे numbers का collection जिसके अंदर rational भी हो और irrational भी हो, उस collection को क्या बोलते हैं मैथ में? रियल नंबर का collection। कि वो collection किस चीज का? हमारा रियल नंबर का collection। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, आप ये डायग्राम बना सकते हो, एरो डायग्राम। रियल नंबर बेसिकली 2 तरह के होते हैं हमारे, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द रियल नंबर इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स। अब बात आती है यहाँ पर रैशनल किसको बोलते हैं और इरेशनल किसको बोलते हैं। तो आपने शायद 9th क्लास में पढ़ा होगा रैशनल नंबर के बारे में, 8th क्लास में पढ़ा होगा, मेरे ख्याल में 7th में पढ़ा होगा कि ऐसे नंबर जो रेशो की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। क्या समझे? ऐसे नंबर जो रेशो की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सके या p/q की फॉर्म में लिखे जा सके, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे दोस नंबर व्हिच इज ऑफ द फॉर्म p/q ऑफ नंबर ऑफ p/q। अब सीधी सी बात है, इसके अपॉन में समथिंग है, ये समथिंग कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। हम कॉमन नॉट डिफाइंड कैसे होता है? द वैल्यू ऑफ द q इज नॉट इक्वल टू 0 मींस समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। कई लोगों ने गलतफहमी पाली हुई है कि समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। अरे भाई इनफाइनाइट तो कुछ और ही चीज है। Infinite is a different thing. Infinite is a well-defined thing. But something upon 0 is not defined. Why so? Because if something by 0 is infinite भी मान लो या particular number भी मान लो, it can be any finite number, it can be any infinite number, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर ये कुछ डिफाइन कर रहे हैं या ये नंबर किसी ना किसी पर्टिकुलर नंबर के इक्वल आपने एक्सप्रेस किया हुआ है, चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे फाइनाइट हो, कुछ भी नंबर हो, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन के सारे रूल फॉलो होंगे यहाँ पर। अब ये नंबर क्या है यहाँ पर? डिवाइड में है, तो वहां पे जाके क्या बचेगा? ये मल्टीप्लाई। तो x को मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। दुनिया का कोई भी x हो, चाहे वो फाइनाइट नंबर हो चाहे वो इनफाइनाइट नंबर हो, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? हमेशा सभी को पता है, सीधी सी बात है, आंसर क्या आएगा हमेशा? हमारा 0। सो 3 इक्वल टू क्या बना दिया भाई साहब आपने? 0। क्या 3 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं, कैन नॉट बी पॉसिबल। So something upon 0 is not defined.
इट इज नॉट इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट नहीं होता भाई, इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ द क्यू इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू क्या होने वाले हैं यहाँ पर इंटीजर, आप देख सकते हो यहाँ पर पी क्यू आर इंटीजर्स। आगे हम इस डेफिनेशन को और रिफाइन करके लिखेंगे कि पी और क्यू के बीच में क्या रिलेशन होने वाला है, ये दोनों नंबर क्या होंगे आपस में, कोप्राइम हो गए, कोप्राइम का मतलब बताएंगे जिसका रेसिड्यू 1 होता है, वो बाद की बात करेंगे, ठीक है। फिर हमने रैशनल नंबर को क्लासिफाई किया था कुछ एक और नंबर की टाइप में, जैसे कि हमने पढ़ा था 9th क्लास में ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, तो नेचुरल नंबर भी इस क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगे। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं हमारे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। काउंटिंग नंबर्स आर रेफर्ड एज नेचुरल नंबर, जैसे कि नेचुरल काउंटिंग नंबर्स आर रेफर्ड एज नेचुरल नंबर that starts from 1 2 3 4 5 6 up to so on. Why we set these numbers as a rational number? Because as you know 2 can be written as the form of 2 by 1 which is equal to p by q. So every natural number is a rational number. Second thing, also whole number is also rational number because आपने मेरे ख्याल में क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के अंदर पहला ही क्वेश्चन ये था, is 0 is a rational number or not? Is 0 can be written in the form of p by q? Yes, 0 can be written in the form of p by q. अब सभी नेचुरल नंबर को प्लीज लिख सकते हैं p by q फॉर्म में। Further, I can write 0 in a p by q form. 0 can be written as 0 by 1. The answer is 0 also. As the denominator is not equal to 0. Condition क्या होनी चाहिए कि denominator क्या होना चाहिए हमारा, not equal to 0. So 0 is also a rational number. So all whole numbers are also rational. तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 0 1 2 3. These are also rational numbers. And the last, all integers are also rational number. All integers are also counting rational number. सभी को पता है इंटीजर किसको बोलते हैं, all whole numbers including the negative of the natural number. Natural number का नेगेटिव भी इस कलेक्शन में आ जाएगा, तो क्या बोलते हैं इंटीजर्स। अब 0 से लेके सारे के सारे क्या होंगे, p by q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। फर्दर जितने भी नेगेटिव्स हैं हमारे, इनको भी मैं p by q फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसे कि -2 कैन बी रिटन एज -2 by 1, दैट इज p by q, p and q आर इंटीजर्स। तो p और q इंटीजर तो है, इन्हीं की तो बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो these numbers are also count as a rational number. So all the natural number, all the whole number, all the integers, and all those numbers which are of the form p by 2. For example, you can write here the example 2 by 3. कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 2 by 3, 1 by 3, up to so on. These are also rational numbers because here the value of p is 2 and q is 3. 2 and 3 are integers. It is counted as integer. फर्दर हमने इनको क्लासिफाई किया था रैशनल नंबर को 9th क्लास में, अगर आपको याद हो, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, कि डेसिमल एक्सपेंशन की टर्म में या डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में इनको हम किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज ए डेसिमल एक्सपेंशन इन टू फॉर्म्स। हमने ऑब्जर्व किया था वहां पर कि कोई भी रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन मींस जैसे 1 को 2 से डिवाइड किया हमने, 1/2 का क्या मतलब होगा, 1/2 का क्या मतलब होगा, 1/2 कि 1 को हम डिवाइड करें 2 से, 2 0 0 1 डेसिमल, हमने बिंदु लगाया यहाँ पर, डेसिमल का मतलब होता क्या है 10 डिजिट्स। और दिस इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। इन डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 0 प्लेस करेंगे, 0 नीचे आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे बिंदु लगाएंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, 2 फाइनल कितना होता है 10। सो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। 1/2 से रैशनल नंबर, और इसका हमने डेसिमल एक्सपेंशन किया, डेसिमल फॉर्म में लिखा है इसको, 0.5 आ गया, यानी कि इसका डेसिमल क्या हो गया, एक जगह जाके रुक गया 0.5 पे जाके, इसके बाद कुछ नहीं आएगा, 0.5 टू द रिमाइंडर इज 0। सो रैशनल नंबर एज ए डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी क्लासिफाइड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि ऐसे डेसिमल, ऐसा नंबर मतलब कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा हो, तो वो भी किसके अंदर आएंगे, हमारे रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। फर्दर मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, सिंपल सा 1/3। लेट अस डिवाइड 1 विद 3। 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 0 0 1 0, 3 3 9, रिमाइंडर इज 1 0, 3 3 9,
रिमाइंडर इज 1, अगेन 0, 3 3 9, ये रिमाइंडर कभी भी 0 मिलेगा, अब टू सोल्व चलता रहेगा। यानी कि 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया हमारा 0.3333 कितनी बार 3333 इनफाइनाइट। अब इसके अंदर एक स्पेशल पैटर्न दिख रहा है कि 3 बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन डेसिमल कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो रैशनल नंबर को एज ए डेसिमल एक्सपेंशन आप एक तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसके अंदर डेसिमल नॉन टर्मिनेट होगा, कभी खत्म नहीं होगा, फर्दर उसके अंदर एक पैटर्न होगा जो बार बार रिपीट कर रहा होगा, जिसको बोलते हैं रिपीटिंग। तो ऐसे रैशनल नंबर या ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसको क्या बोलेंगे हम, रैशनल नंबर बोलेंगे। वो भी किस श्रेणी में आएंगे अपने रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये सारी बातें आपने 9th क्लास में पढ़ी चैप्टर नंबर 1 के अंदर। फॉर एग्जांपल यू कैन राइट 0.3333 आपको सो या 0.515151 आपको सो। These are all rational numbers. That natural number is also rational number. Whole number is also rational number. Integer is also rational number. Even on the basis of decimal expansion, if the decimal expansion is terminating, then it is also rational number. If the decimal expansion is non-terminating, repeating, then it is also rational number. फिर लास्ट में बात होगी कि मान लो एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हो या कोई ऐसे नंबर भी हो जो p/q फॉर्म में ना लिखे जा सके। फॉर एग्जांपल √2 क्या इंटीजर है अपना? नो, √2 इज नॉट इंटीजर। अगर मैं इसको समथिंग बाय समथिंग फॉर्म में लिखूं, दैट्स p/q फॉर्म में लिखूं, हियर p क्या अपना √2, q क्या अपना 1, नॉट इंटीजर, √2 इज नॉट इंटीजर, वी विल प्रूव इट लेटर। सो √2 अपॉन इंटीजर यानी कि नॉट इंटीजर अपॉन इंटीजर, ये किस टाइप का नंबर होगा? तो ये नंबर होगा हमारे नॉट रैशनल, दीज आर नॉट रैशनल because it does not satisfy the definition of rational number, it does not fulfill the definition of rational number, that it is in the form of p/q, but here the p which is √2 is not an integer, वो इंटीजर नहीं है, इस वजह से ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन में फिट नहीं होगा। तो ऐसे नंबर भी मौजूद होंगे इस दुनिया में जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे हम, इरैशनल नंबर, नोट को p/q। और इसके बारे में हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, ये नंबर किस श्रेणी में आएंगे, इनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, कभी भी खत्म नहीं होने वाला, इवन नॉन रिपीटिंग। इसके अंदर कोई ऐसा पैटर्न मिलेगा ही नहीं हमें जो बार बार रिपीट कर रहा हो, नॉन रिपीटिंग। तो ये था भाई हमारा। फॉर एग्जांपल यू कैन राइट एग्जांपल 1.4136731235 कुछ भी, मतलब ऐसे चलता रहा, हमें नहीं पता भी किस तरह का पैटर्न इसके अंदर आ रहा है, भाई कभी कोई डिजिट आ रहा है, कभी कोई डेसिमल आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है इसके अंदर। तो इस तरह के नंबर को भी हम क्या बोलेंगे, इरैशनल नंबर। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि रियल नंबर असल में होते कैसे नंबर हैं। तो ऐसे नंबर जो रैशनल भी हो, इरैशनल भी हो, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इसके बारे में आपने डिटेल में 9th क्लास में पढ़ लिया होगा, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हो अगर कोई नोट करना चाहे तो। आगे बढ़ते हैं। अभी इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर्स का कुछ एक थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं और रैशनल और इरैशनल नंबर को रिफाइन करके पढ़ने वाले हैं। कि 9th क्लास में कुछ एक क्वेश्चन थे कि ये नंबर इरैशनल नंबर क्यों है, ऐसा दिमाग में आता है क्वेश्चन क्यों है अभी। तो इस चैप्टर के अंदर प्रूव करेंगे कोई भी रैशनल नंबर है जैसे √2, उसको प्रूव करेंगे कि वो रैशनल क्यों है, वो इरैशनल क्यों है। तो देखिए भाई क्या क्या पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 में पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, वेरी इंपॉर्टेंट। यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने वाले हैं और इसकी मदद से हम फाइंड करेंगे HCF ऑफ टू इंटीजर्स। इसकी मदद से फाइंड करने वाले हैं HCF ऑफ टू इंटीजर्स। सेकंड एक्सरसाइज में क्या पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। केवल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इसका प्रूफ ग्रेजुएशन में आएगा, तब की तब देखेंगे।
With the help of this theorem, we also find HCF, even LCM. We find HCF as well as LCM of two numbers. हम डिफाइन करेंगे what is HCF and LCM. वैसे तो सबको पता ही होगा HCF and LCM. तो मैं HCF and LCM of integers. यहाँ पे मैंने 2 नहीं लिखा, जैसे यहाँ पे 2 लिखा था, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लिखा. हम HCF और LCM फाइंड कर सकते हैं इसकी मदद से 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर्स का. ठीक है, तो मतलब 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर्स HCF एंड LCM ऑफ मोर देन और इक्वल टू 2 इंटीजर्स. HCF और LCM फाइंड करेंगे हम 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर्स का विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरम. ठीक है, इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 इसमें पढ़ेंगे हम रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर के बारे में दोबारा पढ़ेंगे इसमें. ठीक है, इरेशनल नंबर को प्रूव करेंगे कि y so √2 that is we will prove y √2 √3 √5 are irrational. इसको प्रूव करेंगे इस एक्सरसाइज में. In the next exercise, which is the last exercise, in this exercise we will study about rational number. क्योंकि चैप्टर का नाम ही रियल नंबर है. अभी रियल नंबर बनते किससे हैं? रैशनल और इरेशनल के कॉम्बिनेशन से. ठीक है, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज रिफर्ड एज रियल नंबर. तो लास्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर के बारे में. इसका नाम क्या एक्सरसाइज का? रिविजिटिंग ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन. अब क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया आपको कि 2 तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग एंड अदर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट. तो ये इस चैप्टर का इंडेक्स है जिसको आप नोट कर सकते हो, जिसको 1 बाय 1 करने वाला है. तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1. और खुशी की बात ये है भाई, खुशी की बात ये है कि ये एक्सरसाइज नॉट इन सिलेबस ऑफ CBSE बोर्ड एज पर अकॉर्डिंग टू द नॉर्म ऑफ द सिलेबस. समझ में आ गई बात? तो CBSE वालों खुश हो जाओ, आपको 1.1 नहीं करनी. मेरे ख्याल में 1.4 भी नहीं है. 1.4 भी आपके सिलेबस में नहीं है. CBSE बोर्ड के सिलेबस में 1.4 भी नहीं है. तो है क्या गया सिर्फ 1.2 एंड 1.2. तो CBSE वाले इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं. बट अदर स्टेट बोर्ड्स एंड ICSE बोर्ड या कोई भी दूसरा बोर्ड, उसके अंदर तो कंप्लीट सिलेबस आया है. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट डिवीजन लेमा के बारे में. फेमस मैथमेटिशियन थे हमारे, जिन्होंने मैथ्स की ब्रांचेस को अलग अलग तरीके से अलग अलग पहलुओं में पढ़ा और समझाया इतनी. और उन्होंने ऐसा लेमा बनाया. लेमा मींस स्टेटमेंट, यू कैन से थ्योरम. थ्योरम को आगे मतलब कि एक्सपेंड करके मतलब कि रिजल्ट बनाना, उसको हम बोलते हैं लेमा. तो यूक्लिड ने डिवीजन के बारे में एक बात बताई. वो क्या बात थी हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. लेट अस divide 5 by 2. 5 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं. 5 को 2 से डिवाइड करके देखता हूं. वैसे ही मतलब तो सभी को डिवाइड करना आता है. इसको 2 2 सा क्या आएगा 4. 5 में से 4 गया 1. तो अगर मैं ध्यान से देखूं, हमें पता है इसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर. इसको क्या बोलते हैं हम? क्वोशिएंट. इसको क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड. और इसको क्या बोलते हैं हम? डिविडेंड. तो अगर मैं ध्यान से इस एक्सप्रेशन को देखूं तो डिविडेंड को मैं लिख सकता हूं एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट विद द एडिशन ऑफ डिविडेंड. मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जो भी हमारा डिविडेंड है दैट इज 5.
5 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1, ले सकते हैं क्या नहीं ले सकते? यानी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, डिवाइजर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवीजन रूल में हमने एक बात ऑब्जर्व करी कि किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाए तो हमें एक क्वोशिएंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। तो डिवाइजर डिविडेंड क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बीच में क्या रिलेशन होगा? वो रिलेशन क्या होगा कि डिविडेंड कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशिएंट विद द एडिशन ऑफ रिमाइंडर। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। इसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे यूक्लिड ने एक थ्योरम बनाई और उस थ्योरम को मैं बताऊं किस तरीके से लिखना। यानी कि अगर मैं a को b से डिवाइड कर रहा हूं, a को मैं b से डिवाइड कर रहा हूं, तो मुझे क्वोशिएंट मिलेगा, मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? आफ्टर सम प्रोसेस मुझे क्या मिलेगा? रिमाइंडर। सो विद दिस ऑब्जर्वेशन आई राइट a which is dividend which is equal to bq plus r, और जो रिमाइंडर होने वाला है अपना रिमाइंडर, वो रिमाइंडर सीधी सी बात है इस नंबर से छोटा होगा, वो डिवाइजर से क्या होगा? छोटा होगा। क्योंकि अगर ये नंबर डिवाइजर से बड़ा हो गया तो फिर हम उसको दोबारा से डिवाइड करेंगे, दोबारा से कुछ ना कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ आएगी। तो ये रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? इस b से छोटा होने वाला है। और इट कैन बी इक्वल टू 0। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है इसको, ये नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 0 आएगा। तो क्या समझा हमने कि अगर a b दो इंटीजर हैं, अगर a b दो इंटीजर है कोई भी, तो मुझे क्यों मिलेगा? उसको से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर मिलेगा, और उस a को मैं लिख सकता हूं ऐसे bq plus r, where r is less than greater than equal to 0. This is the Euclid division. This is the Euclid division. तो आप लिख सकते हो भाई सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का ये लेना कि लेट a and b are any two integers, then there exists unique means इकलौते q and r such that a is equal to bq plus r, where the value of r is always less than b, still less than b, and greater than equal to 0. This is the Euclid division method. एक एग्जांपल से और समझ के देखते हैं। 101 को मैंने डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 3। वैसे 101 को मैंने 3 से डिवाइड किया, तो देखते हैं क्या आता है हमारा। 3 3 9, 10 में से हो गया 1, 3 3 9, 11 में से हो गया 2। तो डिवाइजर क्या है हमारा 3, डिविडेंड क्या है हमारा 101, क्वोशिएंट क्या है भाई हमारा 33, और रिमाइंडर क्या है भाई हमारा 2। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करके लिखना चाहूं तो a की वैल्यू क्या है हमारी 101, b की वैल्यू क्या है हमारी 3, q की वैल्यू क्या है हमारी 33, और r की वैल्यू क्या है भाई हमारी 2। सीधी सी बात है। तो as per according to Euclid division lemma, this a 101 can be written as b 3 multiply q 33 plus 2। चेक कर लो भाई, 33 multiply 3 99, 99 plus 2 101, 101 ही तो आएगा। So this is the Euclid division method। अब बात आती है भाई, क्या ये नंबर हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए? क्या डिविडेंड हमेशा डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए? जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है a and b are any two integer। a और b कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकता है। a can be less than b, a can be greater than b। तो लेस देन का देखते हैं केस कि लेट अस डिवाइड 3 by 3 को डिवाइड करते हैं मान लो 7 से। 3 को मैंने डिवाइड किया 7 से, इसका क्या मतलब है? 3 is dividend, 7 is divisor, 7 0 0, 3 में से 0 गया।
So here the value of A is 3, value of B is 7, value of Q is 0, and value of R is 3. So I can write 3 is equal to 7 multiply, what is value of Q? 0 plus 3. Check कर लो, 7 multiply 0 0, 0 plus 3 3, तो 3 is equal to 3. तो दुनिया का कोई भी दो इंटीजर हो उसको मैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में, a कोई भी दो इंटीजर है उसको मैं एक ऐसा क्यू और आर मिलेगा मुझे सच दैट उस a और b को मैं लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. तो दिस इज अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो इस थ्योरम की मदद से, इस लेमा की मदद से हम एक चीज फाइंड करने की कोशिश करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट बात दो नंबर्स के बीच में, जिसको हम बोलते हैं HCF, कि दो नंबर का HCF किस तरीके से फाइंड करना है. तो इसको नोट कर लो आप, फिर हम डिस्कस करते हैं HCF. देखिए HCF का क्या मतलब है. HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें दो नंबर का क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब बात हाईएस्ट तो चलो ठीक है भाई, सबसे बड़ा. अब फैक्टर का क्या मतलब है यहाँ पर, फैक्टर किसको बोलते हैं. ये नंबर इसका फैक्टर तब कहलाएगा कि ये नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दिस नंबर डिवाइड्स दिस. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो देखिए फैक्टर. If A and B are two integers, then B is said to be factor of A if on dividing A by B remainder is 0. Then we say, तब हम क्या बोलेंगे, then we say B is factor of A, or we say B divides A. यानी कि अगर a और b दो इंटीजर है हमारे, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर का फैक्टर कब बोलेंगे, जब उस इंटीजर को मैं उस इंटीजर से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो मैं उस इंटीजर को उसका क्या बोल दूंगा, फैक्टर बोल दूंगा. समझिए एग्जांपल, 2 is factor of 8. Why sir? क्योंकि 8 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0. चेक कर लो, 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आ रहा है मेरा, 0. तो 2 को मैं क्या बोल दूंगा कि वो क्या है, हमारा 8 का फैक्टर है, और यू कैन से 2 डिवाइड्स 8. तो इस तरह से हम फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं. अब मुझे क्या चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी भी दो इंटीजर्स का, वो कैसे निकालेंगे हम. तो एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए. let us find HCF of 6 and 8. HCF बेसिकली है क्या, HCF एक ऐसा इंटीजर है, ऐसा सबसे बड़ा इंटीजर है जो इन दोनों को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा, जो इन दोनों का क्या होगा, फैक्टर होगा. बात समझिए, एक ऐसा इंटीजर जो इन दोनों का फैक्टर होगा और वो सभी फैक्टर्स में सबसे बड़ा होने वाला, तो उस फैक्टर को क्या बोल देंगे, उसका HCF. इन दोनों को क्या बोल देंगे, HCF. जैसे कि as 1 divides 6, इसका क्या मतलब है, सीधी सी बात है भाई, 1 जो है 6 को डिवाइड करेगा. चेक कर लो, 6 को 1 से डिवाइड करके देख लो, क्वोशिएंट 6 आ रहा है हमारा, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0. यानी कि 1 क्या कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है. ऑल्सो 1 डिवाइड्स 8, 1 जो है 8 को भी डिवाइड कर रहा है.
चेक कर लो, 1 divides 8. It means 1 divides 6 as well as 1 divides 8. So 1 is factor of, I will say 1 is factor of 6 and 8. तो क्या ऐसा ही इकलौता ही नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? नहीं, अब हमें पता है 6 इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है। 6 जो है 2 से डिवाइड होता होगा, 8 जो है 2 से भी डिवाइड होता होगा। So I can write also 2 divides 6 and 2 divides 8. 2 जो है अपना 6 को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है अपना 8 को भी डिवाइड कर रहा है। चेक कर लो, 2 3s are 6, remainder is 0. 2 4s are 8, remainder is 0. So 2 divides 6 as well as 8 both. So I write 2 is factor of 6 and 8. So I write, so 2 is factor of 6 and 8. तो इसके दो फैक्टर पता लगे हमें, 1 और 2। अब दो फैक्टर हैं, हमें किसकी बात करनी है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, यानी कि इन दोनों फैक्टर्स में हाईएस्ट की बात करनी है। सभी को पता है 2 जो है 1 से बड़ा होता है, यानी कि 2 जो है एक ऐसा फैक्टर है जो 6 और 8 को डिवाइड कर रहा है, और ये सभी फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर है। हेंस आई कैन से 2 इज द HCF of 6 and 8. You can write 2 is HCF of 6 and 8. तो अगर आपसे कोई पूछे कि what is HCF of 2 integers, तो आपने क्या कहना है? एक ऐसा इंटीजर जो दोनों इंटीजर्स को डिवाइड कर रहा होगा, और वो वाला इंटीजर जो दोनों इंटीजर को डिवाइड कर रहा है वो सबसे बड़ा होने वाला है। मींस वो सबसे बड़ा फैक्टर, ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से मैं HCF फाइंड करने वाला हूं, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना ये इंटीजर 6 and 8 ये तो बाय इंस्ट्रक्शन में चेक कर लिया। लेकिन मान लो मैंने पूछा भाई आपसे, आपको क्वेश्चन दिया भाई फाइंड HCF of 3 1 2 6 5 7 8 and 1 2 4 6 7 5 कुछ भी 4 निकालिए भाई दोनों का HCF। अब निकालोगे तो कम से कम मतलब ज्यादा नहीं कहता, 5-10 साल तो लग ही जाएंगे, सीधी बात है। विद हेल्प ऑफ दिस मेथड भाई एक्सपेक्ट करते रहे भाई ये तो 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, चेक करें 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसको भी चेक करें। तो एक प्रोसेस होगा, एक सिस्टम होगा, एक मेथड होगा जिसकी मदद से मैं इन दोनों का HCF फाइंड कर सकता हूं। उस मेथड को क्या बोलते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का मतलब स्टेप्स, सिस्टम या स्टेप्स इन सिस्टमैटिक वे। जैसे हम डिवाइड करते हैं वो भी तक सिस्टमैटिक वे है, सिस्टम इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो ऐसे ही मतलब कि विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसकी मदद से मैं इन दोनों या बड़े से बड़े नंबर्स का, बड़े से बड़े इंटीजर्स का क्या कर सकता हूं? मैं HCF फाइंड कर सकता हूं। अगली वीडियो में हम इस एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग।